हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी का लेवल बिल्कुल आपका ठीक चल रहा होगा, बिल्कुल लास्ट अंतिम क्षणों में होगा। उम्मीद करते हैं कब आप रिवीजन की तरफ रुख कर चुके होंगे। तो आपकी रिवीजन को और थोड़ा-सा मजबूत करने के लिए, आपके जो बचे हुए कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करने के लिए, आज हिंदी व्याकरण की बिल्कुल अंतिम प्रहार सीरीज़ में लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ आपकी बिल्कुल 100% गार होती है, ठीक है? तो इनमें आप पढ़ेंगे क्या-क्या, जैसे सघोष हो गया, अघोष हो गया, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अनुस्वार, पंचमाक्षर क्या है, और भी कंसेप्ट हैं जो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इनके पूछे जाने की संभावनाएँ बहुत प्रबल होती हैं। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट तक रिवीजन करना है, फिर आप देखेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पर जा रही है, ठीक है? तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे। ये अंतिम प्रहार सीरीज़ चल रही है, अब इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको आपने पढ़ लिया, रट लिया, तो मान के चलिए कि आपको पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं, प्रैक्टिस के साथ पीडीएफ नोट्स हो गया, और आसान भाषा में अगर आपको देखा जाए तो बहुत ट्रिक के साथ बहुत सारी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। तो यूपी टेट कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग है। अगर आप इसको क्वालीफाई करते हैं, तो जो भविष्य में भर्तियाँ आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें आप एलिजिबल हो जाएँगे। तो आप एक क्लास में आप मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये क्लास क्यों ख़ास है, इसको थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि इनमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की क्लास बनाई गई है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 100% उपयोगी टॉपिक्स को रखे गए हैं। समय की बचत, बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। पिछले पैटर्न पर ही आधारित इस टॉपिक को बनाया गया है, क्वेश्चंस को रखा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ आप देखेंगे दोनों चीज़ें हैं, क्लास ख़ास क्यों है, उसके बाद उपयोगी परीक्षाएँ कौन-कौन सी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा-सा टाइम अब ज़्यादा नहीं लेंगे, तुरंत हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं आज के टॉपिक में कौन-कौन से पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं। तो आज का जो टॉपिक है देखिए, 2026 जो समान हिंदी नोट्स के लिए है, किसके लिए? यूपी टेट के लिए है। तो इसमें हम करने वाले क्या हैं? सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अनुस्वार, पंचमाक्षर एवं उससे संबंधित और भी रिलेटेड तथ्य इसमें रखे गए हैं, जो एक वीडियो में आपको कवर करेंगे, ठीक है? तो पहले हम देखेंगे, चलिए आज हम देखेंगे पहला ही पॉइंट्स हमारा क्या है? सघोष वर्ण। सघोष वर्ण आते ही आपके माइंड्स में कंसेप्ट बनना चाहिए कि यार इसको मैंने पढ़ा है लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, कैसे हम क्लियर कर पाएँ। तो उम्मीद मानिए, विश्वास मानिए कि आज की क्लास देखने के बाद पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आसानी से देखते भर में ही फट से आप क्वेश्चन बना ले जाएँगे। ये मेरा आपसे दावा और वादा है। तो इनमें आप देखेंगे, सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, ठीक है? तो परिभाषा में क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ, वोकल कॉर्ड्स, स्वर तंत्रियों को क्या कहा जाता है? वोकल कॉर्ड्स कंपन करती हैं, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। यानी कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जब उनका हम उच्चारण करते हैं, तो जो हमारा स्वर तंत्रियाँ हैं, जहाँ से हम स्वर निकलता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कंपन होता है, क्या होता है? वाइब्रेशन का फ़ील होती है। तो उसको हम कौन-सा वर्ण कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है? तो अब हम ये देखेंगे कि वो वर्ण कौन-कौन से हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, अब आप इनको मेरे साथ उच्चारण करके देखिए, प्रोनाउंसिएशन करके देखिए। इनको पढ़ने के बाद, उच्चारण करने के बाद आपको वाइब्रेशन फ़ील होगा। तो जहाँ भी किसी वर्ड के उच्चारण से आपको वाइब्रेशन फ़ील हो, तो 100% आप जान लीजिए कि वो कौन-सा वर्ण है? सघोष वर्ण है, ठीक है? जैसे हो गया तीसरा वर्ण, जैसे ग, क्या है? ग, ग। तो गले में आप यहाँ कंठ पे आप थोड़ा-सा हाथ रख के देखेंगे, ग को उच्चारण करने से थोड़ा-सा क्या हो रहा है? कंपन फ़ील हो रहा है, वाइब्रेशन फ़ील हो रही है, ठीक है? घ, घ, घ को कहने से भी क्या फ़ील हो रहा है? कंपन फ़ील हो रहा है, वाइब्रेशन फ़ील हो रहा है। तो इसी तरीके से ज़ हो गया, झ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, द हो गया, ध, ब, उसके बाद म है, य, र, ल, व, म और न। तो ये जितने भी यहाँ वर्ड लिखे गए हैं, ये किसके उदाहरण हैं? आपके सघोष के। क्या है? ये आपके सघोष के उदाहरण हैं, ठीक है? इनके उच्चारण से कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, तो इसको हम कहते हैं सघोष वर्ण। और अब इन वर्णों के माध्यम से कुछ पहचान भी बनाई गई है। क्या है? पहचान भी है इनकी। हाथ गले पर रखकर उच्चारण करने पर कंपन महसूस होता है। इसकी पहचान क्या है कि कोई भी वर्ड का जब उच्चारण आप कर रहे हैं, अगर अपने हाथ को आप गले पे रखे हुए हैं,
तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको कंपन महसूस होगा, तो वो कौन-सा वर्ड होता है? सघोष वर्ड। जैसे उदाहरण आप ले लीजिए गमला, गमला, गमला। तो इसको अगर हाथ गले पे रख के बार-बार आप पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आपको वाइब्रेशन फ़ील होगा। जैसे घर, ये भी क्या है का सघोष का एग्ज़ाम्पल है। दया, क्या है? घर हो गया, दया हो गया और भला हो गया, ठीक है? तो अब यूपी टेट के लिए तथ्य क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है, उसको देख लिया जाए, ठीक है? क्या है? सभी स्वर सघोष होते हैं, जितने भी आपके स्वर हैं, वो क्या है? वो सघोष हैं। क्या है? सघोष हैं, ठीक है ना? य, र, ल, व भी सघोष हैं। य, र, ल, व भी क्या है? सघोष है। तो ये यूपी टेट के लिए विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखा गया है, स्पेशल तथ्य रखा गया है कि जितने स्वर हैं वो क्या है? सघोष हैं, ठीक? अब आ जाइए अघोष वर्ण पे। किस पे? अघोष वर्ण पे। तो अघोष वर्ण में हम देखेंगे इनमें कौन सा साउंड फील होता है, कैसी फीलिंग्स आती हैं। तो पहले इसकी हम देखेंगे परिभाषा, फिर उसके बाद देखेंगे उदाहरण। तो परिभाषा में क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती उन्हें अघोष कहते हैं। उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। जहाँ पे वाइब्रेशन फील हो सघोष होता है, और जहाँ पे वाइब्रेशन फील ना हो वो कौन सा होता है? अघोष वर्ण होता है, ठीक है? तो उदाहरण के लिए देख लिया जाए, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, ये मूर्धन्य से है, उसके बाद छोटा सा है। इनके उच्चारण से आप देखेंगे, अपने गले पे हाथ रख के आप ट्राई कर लीजिए, मेरे साथ ही ट्राई कर लीजिए, तुरंत आप ट्राई कर लीजिए कि आपको कहीं भी कंपन फील नहीं होगा। तो इनको हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है? अब उदाहरण में आप देख लीजिए, उदाहरण में कौन-कौन से हैं? जैसे कमल, कमल को कहने से कहीं पे गले में कोई भी कंपन फ़ील नहीं हो रहा है। फल, फल को कहने से भी कोई कंपन नहीं आया। थाली को कहने से भी कोई कंपन नहीं आया। तो ये हमारा कौन-सा होता है? अघोष वर्ण होता है। अब यूपी टेट के लिए तथ्य क्या है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण अघोष होता है। प्रथम और द्वितीय यानी पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष वर्ण होता है, ठीक है? कौन-कौन सा? पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है। ये यूपी टेट के लिए तथ्य है, बार-बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आ जाइए आप अल्प प्राण की तरफ। किस पे हम पढ़ेंगे? अल्प प्राण। ये अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? इसको हम देखेंगे तो हम कोई भी वर्ड देखेंगे, पहले उसकी परिभाषा देखेंगे, उसका अर्थ को देखेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके उदाहरण क्या हैं। तो पहले परिभाषा हम देख लेते हैं। तो परिभाषा में क्या दिया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से कम वायु निकलती है, वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, अल्प का मतलब छोटा होता है। अल्प का मतलब छोटा, जिसके उच्चारण से मुख से हवा कम निकल रही हो, वो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प और ब। ये हमारे क्या हैं? अल्प प्राण हैं, क्योंकि इनके उच्चारण से मुख से हवा थोड़ा-सा कम निकल रही है। इनकी पहचान क्या है? उच्चारण के समय हाथ पर हाथ पर कम हवा महसूस होती है। जैसे अगर मुख के सामने आप हाथ रखें और उच्चारण करें, तो वहाँ आप देखेंगे हवा कम निकलेगी। तो ऐसा वो कौन-सा वर्ण होता है आपका? अल्प प्राण। इनके उदाहरण कौन-कौन से हैं? उदाहरण देख लेते हैं। कमल, गगन, दया, ये हमारे क्या हैं? अल्प प्राण है। इनके उच्चारण से हवा कम निकल रही है आपके मुख से, ठीक है? थोड़ा-सा ये एडवर्टाइज़मेंट है मेरी कोचिंग का, जो ऑनलाइन आप चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल का नाम है मुकुल गुरु क्लासेस बाय मुकुल सर। मेरे चैनल पे आपको तैयारी कराई जाएगी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीएसटी, पीएसटी, केवीएस या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, ऑल स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, ऑल स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सब तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल टू द पॉइंट्स, अच्छे मार्गदर्शन के साथ। सब कुछ आपको एक ही मंच पे मिल जाएगा, कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं महाप्राण।
तो जस्ट अपोजिट अल्पप्राण का क्या होता है, महाप्राण। अल्पप्राण में क्या देखा कि वर्णों के उच्चारण से हवा कम निकल रही है मुख से, तो महाप्राण में देखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से वायु कम निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण। तो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जब भी आपको कंसेप्ट बेस पे आए, अल्पप्राण या महाप्राण आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल क्लास को ध्यान में रखिए, मेरी बातों को ध्यान में रखिए, फट से आप आंसर लगा देंगे, तभी क्लास करने का मतलब निकलेगा, नहीं तो क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, उदाहरण। तो उदाहरण में देखेंगे ख, क्या है, ख, घ, छ, झ, ठ, र, फिर थ, ध, फ, भ, ठीक है ना। तो इनके उच्चारण से मुख से अगर देखेंगे तो हवा ज़्यादा निकल रही थी, हमारे क्या हो गए, महाप्राण, ठीक है। इनकी पहचान क्या है, पहचान देख लेते हैं। उच्चारण करते समय हाथ पर अधिक अधिक हवा महसूस होगी। जब हाथ को अपने मुख के सामने लाएंगे और उसके बाद आप उन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आप फील करेंगे कि हवा बहुत ज़्यादा निकल रही है, क्या हो गया, महाप्राण हो गया। उदाहरण के बाद हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, जैसे खाना, फल, भवन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं। अब इसकी याद रखने की टिक क्या है, ठीक है। ख, ग, तो इसको आसानी से याद रख लीजिए कि ये हमारे क्या है, महाप्राण है। तीसरा और कौन सा वर्ड आएगा, पांचवा, अल्पप्राण और महाप्राण युग्म कुछ दिए गए हैं साथ साथ, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अल्पप्राण है ये, और ये क्या है, महाप्राण है। अल्पप्राण में क्या होगा, वायु जो होगी वह कम निकलेगी, महाप्राण में क्या होगा, वो ज़्यादा निकलेगी। और ज़्यादा निकलेगी कहाँ से, जब उसका आप उच्चारण कर रहे हो, ठीक है, आपके मुख से हवा ज़्यादा निकलेगी। तो क, ख, तो यहाँ तीसरा वर्ड देखेंगे, पहला और क्या है, तीसरा, ये आपका अल्पप्राण है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण है, ठीक है। ये दोनों की पहचान है, पहला और तीसरा, और यहाँ पे क्या है, दूसरा और चौथा। तो 13 यहाँ कर लीजिए, 24 यहाँ कर लीजिए, तो आसानी से पहचान जाएंगे कि पहला और तीसरा वर्ड क्या होता है, आपका अल्पप्राण होता है, और दूसरा और चौथा क्या होता है, आपका महाप्राण होता है। तो च देखिए पहला है, च के बाद क्या आ गया, छ, दूसरा हो गया, जय आपका तीसरा है, झ आपका क्या है, चौथा है। तो इस तरीके से आप 13 और 24 भी याद रखेंगे, तभी आसानी से आप क्लियर कर लेंगे कि अल्पप्राण कौन सा है और महाप्राण क्या है, दोनों युग्म का। चलिए, ये पूरा दिया गया है लेटर का। अब आ जाइए अनुनासिक पे। किस पे आ जाइए, अनुनासिक पे। तो अनुनासिक में देखेंगे इसकी परिभाषा पहले। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। कहाँ से, जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। तो इसका चिन्ह क्या है, चंद्र बिंदु। क्या होता है, चंद्र बिंदु। तो ये जो चंद्र बिंदु होता है, जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो दोनों से होता है, एक तो मुख से होता है, दूसरा आपका नासिका से होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। उदाहरण में चाँद, चाँद, ठीक है ना। तो चाँद में देखेंगे आपका दोनों यूज हो रहा है, एक तो मुख और दूसरा नासिका। हंसी, माँ, गांव, ये सब किसके एग्जाम्पल है, अनुनासिक के। इसमें क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है पॉइंट्स में, कि चंद्र बिंदु अनुनासिकता का चिन्ह है। ये चंद्र बिंदु जहाँ भी आप मिल जाए तो ये कौन सा मान लीजिए, अनुनासिक वर्ड है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। चलिए, अब आ जाइए अनुस्वार पे। किस पे, अनुस्वार पे। इसकी परिभाषा क्या है कि बिंदु के रूप में प्रयुक्त चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं। बिंदु के रूप में प्रयुक्त चिन्ह को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। बिंदु के रूप में कहीं भी कोई चिन्ह लगा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। तो इसके उदाहरण में देख लेते क्या है, जैसे गंगा, संबंध, हिंदी, संकल्प। तो यहाँ आप देखेंगे जो ये बिंदी लगी है छोटी छोटी, ये क्या है, आपके अनुस्वार हैं, ठीक है। अगर चंद्र बिंदु लगा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुनासिक। अब इसका तथ्य क्या है, यूपीटेट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कि अनुस्वार का स्थान प्रायः है पंचमाक्षर लेता है।
अनुस्वार का जो स्थान लेता है, कौन लेता है? ज़्यादातर देखा जाता है कि पंचमाक्षर जो होता है, पांचवा जो अक्षर होता है वही उसका स्थान लेता है। जैसे संकल्प, संकल्प, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो बीच में दिया है सा के बगल में ng, तो वो क्या है? पंचमाक्षर है। तो अनुस्वार का स्थान आपका वही ले रहा है। अब इन दोनों में अंतर देख लिया जाए। अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर होता है? अनुनासिक और अनुस्वार, अनुनासिक का जो समय होता है वो चंद्रबिंदु के समान होता है, ठीक है ना, और चिन्ह इसमें बिंदु होता है। ये स्वर का गुण होता है, इसमें व्यंजन का संकेत होता है आपके अनुस्वार में, ठीक है ना। अब जैसे इसमें माँ, यहाँ हिंदी, चाँद, संबंध, तो यहाँ पे स्वर का गुण होगा और यहाँ पे व्यंजन का संकेत होगा, ठीक। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। एक बार मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए पंचमाक्षर। क्या है पंचमाक्षर? पांचवा अक्षर। परिभाषा क्या है? प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पांचवा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। यानी जो व्यंजन वर्ग है, जैसे क से लेके ng तक, तो यहाँ पे अगर क से लेके ng तक देखेंगे तो पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर कौन है? ng। क्या है? ng। ये आपका पंचमाक्षर है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे क वर्ग में ng है, च वर्ग में ञ है, ट वर्ग में ड़ है, त वर्ग में न है, प वर्ग में क्या है? म। तो सीधा सीधा जानिए जो लास्ट का लेटर है, जो पांचवा अक्षर है, वर्ण है, वही आपका होता है पंचमाक्षर। उदाहरण गंगा, ज्ञान, दंड और नमन, ममता। यूपी टेट में सर्वाधिक पूछा क्या जाता है? पंचमाक्षर वर्ग का पांचवा। बताइए, जैसे आपको उदाहरण में दे दिया जाएगा कि इसमें पंचमाक्षर कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी वर्ण हो, चाहे क वर्ण हो, चाहे च वर्ण हो, त वर्ण हो, प वर्ण हो, ठीक है, तो उसका जो पांचवा अक्षर होगा वही आपका पंचमाक्षर अक्षर होता है। अब आ जाइए नासिक वर्ण पे। किस पे? नासिक के वर्ण पे। फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। अगर क्लास आपको समझ में आ रही, पसंद आ रही, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपका वो दोस्त भी तैयारी कर ले जो अभी तक बैठा है आपके भरोसे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे नासिक वर्ण में, नासिक वर्ण भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख्यतः है नासिका से होता है वे नासिक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख्यतः कहाँ से हो रहा है? नासिका से हो रहा है, वे क्या कहलाते हैं? नासिक वर्ण। उदाहरण क्या है इसका? जैसे ng, य, ड़ और न, म, ये आपका पंचमाक्षर लास्ट वर्ण, इसी को हम क्या कहते हैं? नासिक वर्ण। ये क्या होते हैं? सभी पंचमाक्षर होते हैं। मैंने पहले बताया कि ये सभी क्या होते हैं? पंचमाक्षर होते हैं। अब आ जाइए स्पर्श व्यंजन पे। किस पे आ जाइए? स्पर्श व्यंजन पे। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। फिर एक बार फिर देख लीजिए, परिभाषा सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो आसानी से क्वेश्चन बनने में देर नहीं लगती है। अगर आपका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता है तो क्वेश्चन बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे वो कौन कौन से वर्ण हैं जो ना आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। ये ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है? 25 वर्ण है। कैसे म तक, कैसे म तक, तो कैसे म तक जितने भी वर्ण हैं वो सब क्या हैं? आपके स्पर्श व्यंजन है। क्यों है? क्योंकि इनके स्पर्श करने से जो आपकी जिह्वा है, जीभ है, वो आपके मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो क्लियरली आप जानते रहिए, स्पष्ट आप जानते रहिए कि इनकी कुल संख्या कितनी है? 25 है। और कहाँ से कहाँ तक है? क से लेके म तक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, या चाहे मल्टीपल टाइम क्लास को देख के रिवाइज भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे। अब आ जाइए ऊष्म व्यंजन। किस पे आ जाइए? ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन की परिभाषा क्या है उसको हम देखेंगे। जिनके उच्चारण में घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब जिनका आप प्रोनाउंसिएशन करने जा रहे हैं, उच्चारण करने जा रहे हैं,
उनके उच्चारण मात्र से ही क्या हो रहा है, घर्षण में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। अब हम देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से कि ये ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, कौन कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो ऊष्म में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण में क्या है। ये 4 हैं, कौन से हैं, ये 4 हैं, स, मूर्धन्य स और है। इनके उच्चारण मात्र से ही घर्षण में क्या है, ऊष्मा निकल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ग्रामर पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो इसकी परिभाषा में क्या है कि स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित वाले वर्ण, स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित वाले वर्ण, दैट मीन्स क्या है कि स्वर और व्यंजन के मध्य में जो वर्ण स्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, य, र, ल, व, ये चार वर्ण क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बिल्कुल इसको आप रट लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सा है, य, र, ल, व, ये आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इनकी कुल संख्या कितनी है, 4 है। तो फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं इसको आप। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में आप देखेंगे 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। या तो 2 वर्ण हो या 2 से अधिक वर्ण हो, उनके मेल से क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन। अब इस संयुक्त व्यंजन का हम क्या करेंगे, उदाहरण देखेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या है, छ में 2 वर्ण है, एक क है, एक क्या है, स है। त भी है और र भी है। ज्ञ में ज भी है और अ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना। स्र में देखेंगे स भी है और र भी है, तो इनके मिलने से क्या होता है, कोई न कोई एक वर्ण बन जाता है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। चलिए आगे, वर्गीय व्यंजन क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। वर्ग और वर्ण, वर्गीय व्यंजन का मतलब क्या है, जैसे क वर्ग, तो क वर्ग में कितने आ रहे हैं, क, ख, ग, घ और ङ, तो ये हमारा वर्ग हो गया और ये हमारा हो गया वर्ण। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन, ठीक है ना। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, तो ये हमारे हैं वर्गीय व्यंजन। इनकी कुल संख्या कितनी है, 25 है। ध्यान दीजिएगा, इनकी कुल संख्या कितनी है, 25 है। अब यहाँ पे यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनको करना क्या है कि वीडियो के अंत में जब आप देख लेंगे तो एक बार रिवाइज करके इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे क्या है, सभी स्वर सघोष होते हैं, जितने स्वर हैं वो क्या है, सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, दैट मीन्स क्या है, 1 और 2, पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। बिल्कुल रिवाइज वाली क्लास है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इसको लिख सकते हैं 3, 4, 5, 345, ठीक है ना। इससे भी याद इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा होता है, सघोष होता है, ठीक है ना। अघोष का क्या होता है, का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। सघोष में क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगले में क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। ये भी है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमेशा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। क्या होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। चंद्र बिंदु क्या होता है, अनुनासिक होता है, और बिंदु क्या होता है, अनुस्वार होता है। चलिए क्लास में और भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिल्कुल रिवाइज कर रहे हैं आप। पंचमाक्षर में 5 हैं, जो क वर्ण है, त वर्ण है, उसका लास्ट आपका वर्ण, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। अंतस व्यंजन की संख्या आपकी कितनी है, 4 है। पंचमाक्षर आपके 5 हैं, ठीक। उस व्यंजन की संख्या आपकी 4 है, संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 है, और अस्पष्ट व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है, 25 है। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 है, परंपरागत गणना के अनुसार है, ट्रेडिशनल कैलकुलेशन के अनुसार अगर देखेंगे तो ये 52 है,
ठीक है। उस तरीके से कितना है, 49 है। तो यूपी टेट के लिए क्योंक रिवीजन चार्ट है, फटाफट आप कर लीजिए। मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूँगा, उच्चारण नहीं करूँगा, फटाफट आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। सघोष वर्ण में ये आपके सघोष वर्ण हैं, अघोष वर्ण में ये हैं, अल्पप्राण में ये हैं, महाप्राण में इतने रखे गए हैं। क्या है, अनुनासिक चिन्ह दंड में चंद्र बिंदु, अनुस्वार चिन्ह का मतलब बिंदु है। ये पंचमाक्षर 5 अक्षर हैं, अंतस्थ में 4 हैं, उसमें 4 हैं और संयुक्त व्यंजन में 4 हैं। ठीक है ना। ये मेरी तरफ से आपके लिए संदेश है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप अभी तक वीडियो के साथ बने हैं तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल गुरु क्लासेस की तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ, किसी अच्छी क्लास के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।